हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पारुल मिश्रा। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डोमेस्टिक टेरिटरी एंड रेसिडेंट के बारे में डिस्कस किया था, आज हम आगे के कुछ और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि सिटीजनशिप, फैक्टर इनकम, आपकी ट्रांसफ़र इनकम। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इन सब चीज़ों को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला टॉपिक है हमारा सिटीजनशिप। सिटीजनशिप का मतलब तो सभी को ही पता होगा। सिटीजनशिप का मतलब होता है नागरिकता। अब हमें किसी भी देश की नागरिकता या फिर सिटीजनशिप कैसे मिलती है? या तो वो हमें बाय बर्थ मिलेगी, यानी कि मैंने उसी कंट्री में क्या लिया हो, जन्म लिया हो, तो मैं वहाँ की सिटीज़न हूँ। जैसे कि मैं इंडिया की सिटीज़न हूँ, आप इंडिया के सिटीज़न हैं, और अगर किसी ने यूएस में जन्म लिया है तो वो वहाँ का सिटीज़न बन जाएगा। और दूसरा जो तरीका होता है वो ये होता है लीगली अटेन सिटीजनशिप। लीगली अटेन सिटीजनशिप का मतलब ये होता है कि मैं कानूनी तौर पे सिटीजनशिप को ले सकती हूँ। इफ़ एनी पर्सन इज विलिंग टू टेक द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया देन ही कैन अप्लाई इट लीगली। ओके, अगर आपको भी कहीं और किसी और देश की सिटीजनशिप लेनी है तो आप भी लीगली अप्लाई कर सकते हैं। यू हैव टू फुलफिल सम फॉर्मेलिटीज एंड आफ्टर दैट यू विल गेट द सिटीजनशिप ऑफ दैट रिस्पेक्टिव कंट्री। अभी हम बात करते हैं रेसिडेंटशिप की। तो रेसिडेंटशिप का मतलब क्या होता है, आप सबसे पहले ये समझिए। द फैक्ट ऑफ लिविंग और हैविंग द राइट टू लिव इन अ पर्टिकुलर प्लेस, यानी कि आपके पास अधिकार है उस पर्टिकुलर जगह पे रहने का। अब अधिकार आपको एक दिन में तो मिल नहीं जाएगा। अधिकार आपको कैसे मिलेगा? या तो आप उस कंट्री में क्या कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, स्पेंडिंग कर रहे हैं, एक्यूमुलेशन कर रहे हैं, और साथ ही साथ आप वहाँ पे 1 ईयर से ज़्यादा रह रहे हैं, या तो 1 साल या फिर उससे ज़्यादा रहते हैं, तो आपको वहाँ का रेसिडेंटशिप मिल जाएगी। अब बात करते हैं हम फैक्टर इनकम की। प्लीज़ इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी आगे आएंगे जो कि फिर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको थ्योरी ज़रूर आनी चाहिए। फैक्टर इनकम क्या होती है? फैक्टर इनकम का मतलब होता है ऐसी इनकम जो कि मैंने फैक्टर सर्विसेज को प्रोवाइड करके अर्न करी है, मीन्स अर्नड बाय रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। अभी फैक्टर सर्विसेज, फॉर एग्जाम्पल मेरी कोई एक लैंड है, ठीक है, उसको मैंने रेंट पे दिया हुआ है, उसको मैंने किराए पे दिया हुआ है, और उससे मुझे क्या मिल रहा है? रेंट मिल रहा है। तो ये मेरी क्या हो गई? ये मेरी हो गई फैक्टर सर्विस। ठीक है, यानी कि मैंने किसी प्रोडक्शन पर्पस के लिए या फिर मैं कुछ ऐसा प्रोडक्टिव कर रही हूँ जिससे मुझे आउटपुट मिल रहा है, वो होती है मेरी फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, तो उससे मिलने वाली जो इनकम होगी उसको मैं क्या बोलूँगी? फैक्टर इनकम। फॉर एग्जाम्पल मेरे एक कंपनी में कोई भी एम्प्लॉय है, कोई भी लेबर वर्क कर रहे हैं, तो वो जो लेबर हैं वो क्या कर रहे हैं? फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उनको जो दिया जाएगा वेजेस, वो क्या होगी? फैक्टर इनकम होगी उनके लिए। तो ये जो फैक्टर इनकम होती है वो किस में इंक्लूड की जाती है? वो हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फैक्टर इनकम नेशनल इनकम में क्यों इंक्लूड की जाती है? फैक्टर इनकम नेशनल इनकम में इसलिए इंक्लूड की जाती है क्योंकि ये क्या होती हैं? फैक्टर सर्विसेज को रेंडर करके हमें मिलती हैं। अब बात आती है ट्रांसफर इनकम की। ट्रांसफर इनकम को आप ऐसे याद रख सकते हो कि ये एक फ्री इनकम है। कैसे? अर्न विदाउट रेंडरिंग एनी फैक्टर सर्विसेज इन रिटर्न, यानी कि मेरे को कुछ भी ऐसा प्रोडक्टिव वर्क नहीं करना पड़ रहा है जिसकी वजह से मुझे क्या मिले? आउटपुट मिले। फॉर एग्जाम्पल पॉकेट मनी। अभी पॉकेट मनी के लिए मैंने कुछ भी ऐसा प्रोडक्टिव नहीं किया, मेरे पेरेंट्स मुझे मंथली पॉकेट मनी दे रहे हैं, तो वो मेरे लिए क्या है? एक ट्रांसफर इनकम है। अब जो ओल्ड एज पेंशन है, बेटा पेंशन तो अब हमें मिलती रहेगी। जैसे कोई भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो कि आर्मी में था, तो उसको क्या मिल रही है? पेंशन मिल रही है। अभी वो कुछ काम थोड़ी कर रहे हैं, अभी तो वो कोई भी वर्क में एंगेज नहीं है, इंडल्ज नहीं है, बट स्टिल दे आर गेटिंग पेंशन। तो ये क्या है? हमारे लिए ट्रांसफर इनकम है। इसी तरह से होती है स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप के लिए भी आपने कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया है, आपने कुछ वर्क नहीं किया है, बट स्टिल यू गॉट दिस स्कॉलरशिप, तो दिस इज नॉन एज ट्रांसफर इनकम। और इस तरह की इनकम कभी भी हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है, तो इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब आगे के 2 टॉपिक्स और हैं जो कि हैं फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन। फाइनल गुड्स क्या होते हैं?
फाइनल गुड्स में भी दो कैटेगरी मैंने डिवाइड करी है बेटा। फर्स्ट है जो वो है कंजम्पशन और दूसरा है वो है इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा गुड जिसको मैं क्या कर लूँगी, डायरेक्ट कंज्यूम कर लूँगी। फॉर एग्जांपल मैंने शॉप से मिल्क खरीदा और वो मैंने अपने पीने के पर्पज़ के लिए खरीदा, तो वो मेरे लिए फाइनल गुड है, ठीक है। बट किस पर्पज़ के लिए? कंजम्पशन पर्पज़ के लिए। अब मैंने अपनी फर्म के लिए, अपनी कंपनी के लिए, अपनी फैक्ट्री के लिए क्या खरीदी? कोई एक मशीन खरीदी, कोई एक प्लांट खरीदा, तो वो मेरे लिए क्या है? इन्वेस्टमेंट है। वो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट क्यों है? क्योंकि उस मशीन को इंस्टॉल करके मुझे आगे और भी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न होगा। इस वजह से ये फाइनल गुड तो है, बट ये कौन सी कैटेगरी का है? इन्वेस्टमेंट कैटेगरी का है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगी। अभी आगे मैं आपको और एग्जाम्पल्स भी दूंगी तो आपको उससे और क्लियर होगा। अब दूसरी चीज़ जो है वो है इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड में भी दो कैटेगरीज हैं। नंबर 1 इज रीसेल एंड नंबर 2 इज फर्दर प्रोटेक्शन। अब इसका मतलब क्या है वो ध्यान से सुनिएगा। रीसेल का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मैंने मिल्क खरीदा और मैंने मिल्क को क्या किया? रीसेल कर दिया, किसी और को बेच दिया। मैंने एक होलसेलर से खरीदा और फिर मैंने आगे रिटेलर को सेल कर दिया। अब रिटेलर ने क्या किया? कंज्यूमर को सेल कर दिया, ठीक है। तो ये तो रीसेल हो रहा है, यानी है तो इंटरमीडिएट गुड, बट उसमें कौन सी कैटेगरी है? ये रीसेल है। अभी इंटरमीडिएट गुड कैसे है? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट कंजम्पशन नहीं हुई है। अब यहाँ पे फर्दर प्रोडक्शन का मतलब क्या है? अभी मैं इसमें और भी ज़्यादा वैल्यू ऐड करूँगी, दैट्स वाई ये इंटरमीडिएट गुड है। अब इसका एग्जांपल देखिए। फॉर एग्जांपल मैंने एक मिल्क खरीदा मैंने कुछ, फॉर एग्जांपल मैंने 10 kg खरीद लिया मिल्क। अभी क्या है? मेरी मिठाई की शॉप है और मिठाई की शॉप में मैंने क्या किया? उस दूध से खोआ बनाया, खोए से मैंने मिठाई बनाई, तो यानी कि मैंने अभी इसमें और चीज़ों को ऐड ऑन किया है और मेरा जो फाइनल गुड तैयार हुआ है वो तो एक स्वीट तैयार हुई है। मैं अब उसको सेल करूँगी, तो यहाँ पे क्या था? इंटरमीडिएट गुड था। क्या? मिल्क। क्यों? क्योंकि मिल्क में अभी मैंने शुगर ऐड किया, मिल्क में मैंने ड्राई फ्रूट्स ऐड करे, मिल्क में मैंने और भी चीज़ें ऐड करी, तब जाके मेरी क्या तैयार हुई? एक स्वीट तैयार हुई। तो ये मेरे लिए यहाँ पे क्या था? इंटरमीडिएट गुड था। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब आप ये 3 एग्जाम्पल्स देखिए और इनको कैटेगराइज हम करेंगे। नंबर 1 इज पेपर परचेज्ड बाय अ पब्लिशर, यानी कि कोई भी एक पब्लिशर है, न्यूज़पेपर का पब्लिशर मान लेते हैं हम, वो पब्लिशर है, उससे पेपर परचेज करें। अब उस खाली पेपर्स पे वो क्या करेगा? न्यूज़ को पब्लिश करेगा, ठीक है। तो अभी उसके लिए पेपर क्या है? फाइनल गुड नहीं है, अभी उसके लिए ये क्या है? इंटरमीडिएट गुड है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। क्यों इंटरमीडिएट गुड है? क्योंकि पेपर में अभी उसने कुछ भी पब्लिश नहीं किया है। अब वो उन पेपर्स पे क्या करेगा? पब्लिश करेगा न्यूज़, तो जाके वो उसके लिए फाइनल गुड होंगे। तो अभी ये क्या है? इंटरमीडिएट गुड है। अब इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। फर्नीचर परचेज्ड बाय स्कूल। अभी कोई भी एक स्कूल है, फॉर एग्जाम्पल हमारा एक स्कूल है और उसके लिए मैंने फर्नीचर परचेज किए हैं, तो अब वो जो फर्नीचर है वो मेरे स्टूडेंट्स के काम आएंगे, वो मेरे टीचर्स के काम आएंगे, यानी कि वो डायरेक्ट कंज्यूम हो रहे हैं, तो ये मेरे लिए क्या है? फाइनल गुड है। अब ये जो लास्ट एग्जाम्पल है कंप्यूटर इंस्टॉलेशन इन ऑफिसेस, इसका आंसर आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। इससे मुझे पता भी चल जाएगा कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुए हैं कि नहीं हुए हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेशनल इनकम के कुछ न्यूमेरिकल से रिलेटेड फॉर्मूले सीखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड में। आई होप आपको वो समझ में आएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।